नमस्कार, मैं दीनानाथ। आज हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति पर। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बड़े और यथार्थवादी रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने किसानों, मजदूरों और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के दुख दर्द को अपनी कहानियों में जगह दी है। सदगति उनकी ऐसी ही प्रसिद्ध कहानी है जो पहली बार 1931 में विशाल भारत नामक पत्रिका में छपती है। सदगति को अक्सर दलित विमर्श की कहानी कहा जाता है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र एक दलित जाति से है, चमार जाति से है। लेकिन अगर हम पारंपरिक दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद की अन्य दलित संबंधी कहानियों की तरह इसमें भी कोई नायक नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो हर कहानी में नायक और नायिका जरूर होते हैं, जिसके चारों तरफ कथा घूमती है। नायक संघर्ष करता है, समाज को प्रेरणा देता है। लेकिन इस कहानी में न तो कोई संघर्ष दिखाई देता है और न ही कोई इस तरह का प्रेरक चरित्र है। और यही कारण है कि एक तरफ जहाँ गैर दलित आलोचकों द्वारा यह कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है, तो दलित आलोचकों द्वारा यह कहानी कोई खास महत्व नहीं रखती। हम सब जानते हैं कि सामान्य तौर पर कहानी के नायक से पाठक वर्ग जुड़ाव महसूस करते हैं। उसकी सफलता और असफलता हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन इस कहानी में, सदगति कहानी में, दुखी चमार है जो कहानी का मुख्य पात्र है, किसी भी मायने में पाठक से नहीं जुड़ पाता है। कफन कहानी की बात भांति सदगति कहानी की भी शुरुआत जाति पहचान के साथ होती है। जैसा कि प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और चमारी ने कहा, तो जाकर के पंडित बाबा को बुला लाओ ना। इसलिए इसके भी मूल्यांकन में, कफन की तरह इसके भी मूल्यांकन में चमार जाति को केंद्र में रखना ही पड़ेगा। तभी इसका सम्यक मूल्यांकन किया जा सकता है और तभी इस कहानी के साथ और इस कहानी के पात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। कहानी में दिखाया गया है कि दलित होने के कारण दुखी चमार हिंदुओं की जाति व्यवस्था, कठोर जाति व्यवस्था का शिकार होता है। वह पंडित घासीराम के कहने पर दिन भर उसके घर पर लकड़ी चीरता रहता है और चीरते चीरते मेहनत से थक कर वहीं दम तोड़ देता है। कहानी में उसकी मौत किसी विद्रोह या कोई संघर्ष करते हुए नहीं होती है, बल्कि शोषण और अन्याय की स्वाभाविक परिणति बनती है। इस तरह यहाँ कोई नायक नहीं है, बल्कि व्यवस्था का अमानवीय चेहरा ही कथा का केंद्र बनाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कहानी में। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो नायकों के 4 प्रकार हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत और धीरोदात्त। यानी नायकों के भीतर जो गुण बताए गए हैं कि ऊंचे संस्कार हो, धैर्यवान हो, साहसी हो, समाज को कोई शिक्षा देता हो या समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित करता रहा हो, ये सारे गुण एक चमार होने के नाते दुखी के अंदर इस कहानी में नहीं दिखाई पड़ते। इन सारे गुणों का अभाव दिखाई पड़ता है। उसके पास न तो धीरोदात्तता है, न ही वो अपने समाज के लिए प्रेरणा बन पाता है ना। इसीलिए दलित आलोचक इसे दलित चेतना की कहानी मानने से इनकार करते हैं कि इसमें कोई दलित चेतना है ही नहीं। हाँ, एक चीज और है कि सदगति कहानी में दुखी चमार अपनी हालत को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है और ये चीज़ बड़ी अस्वाभाविक लगती है।
मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि साहित्य को इतिहास से जोड़ कर पढ़ने की ज़रूरत है, तब हम असलियत को समझ पाएंगे। यहाँ भी अगर हम देखें तो प्रेमचंद के समय में कई दलित नायक रहे जो अपने समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने समाज की भागीदारी के लिए, शिक्षा, धर्म, दर्शन और साहित्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर का 14 तालाब सत्याग्रह आंदोलन है, मनुस्मृति दहन आंदोलन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन है। ये सारी की सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो उस समय प्रेमचंद के समय में मौजूद थी। और प्रेमचंद के ही समय में, प्रेमचंद से एक साल बड़े स्वामी अच्युतानंद हरिहर जो दलित धर्म की खोज किए थे, उन्हें आदि हिंदू के रूप में एक नया धर्म दे रहे थे, उस आंदोलन का भी एक राष्ट्रीय स्वरूप था। और दलित नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का खुला समर्थन जगजाहिर है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट और चौरी चौरा कांड में दलितों द्वारा किए गए नेतृत्व को तो हर विद्यार्थी पढ़ता है, जानता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद प्रेमचंद का दलित पात्र जोखू चमार अन्याय को अपनी नियति समझकर चुपचाप सह रहा है। कहीं कोई हरकत नहीं हो रही उसके खिलाफ, जरा सा भी विरोध प्रतिरोध का स्वर उसके मुंह से नहीं फूट रहा है। ऐसे दृश्य दलित समाज की वास्तविकता से, दलित चेतना की वास्तविकता से बहुत दूर के हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सदगति कहानी यथार्थ की दृष्टि से यह कथा जमीन पर नहीं है, जमीन से ऊपर है। कहानी का एक मार्मिक अंश वह है जब दुखी चमार पंडित घासीराम के घर काम कर रहा होता है और पंडिताइन उसे आग देती है। और वह भी उस कहानी में है कि वह सीधे आग नहीं देती है, बल्कि 5 हाथ की दूरी से फेंकती है, चिमटे से पकड़ करके। इस तरह के दृश्य जो मुंशी प्रेमचंद दिखाते हैं वह समाज की जातिगत नृशंसता और अस्पृश्यता को उजागर करता है। और इस तरह के दृश्य भारत माता के माथे पर एक कलंक था और अभी भी है। लेकिन अस्वाभाविक तब लगता है जब आग दुखी चमार के सिर पर लगती और झोंटा देने लगता है। उसके बावजूद वह सोचता है कि, और प्रेमचंद जो कहलवाते हैं उसके शब्द हैं, वह कह रहा है कि यह पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। यानी पीड़ित व्यक्ति खुद को ही दोषी मान रहा है। भाई यह स्थिति देखा जाए तो उस दौर के, यानी प्रेमचंद जब लिख रहे थे, या किसी भी दौर के दलित चिंतन से मेल नहीं खाता है। यह सवाल उठता है कि जिस समय दलित को छूने तक से लोग डरते थे, क्या उस समाज में ब्राह्मण सचमुच उसके घर जाकर शादी का मुहूर्त निकालेगा? या जिस घर में दलित के लिए आग भी 5 हाथ की दूरी से फेंकी जा रही हो, इस तरह की अस्पृश्यता हो, तो क्या उस दलित के घर का अनाज उस ब्राह्मण पुरोहित के घर स्वीकार हो सकता है? तो इस तरह के जो प्रश्न हैं कहानी के भीतर छिपे एक गहरे सामाजिक विरोधाभास को सामने लाते हैं। कहानी यह बताती है कि पंडित घासीराम जैसे तथाकथित ऊंची जाति के लोग अपने स्वार्थ के लिए गरीबों का शोषण करते रहते हैं। दलितों को इंसान नहीं बल्कि केवल काम करने की वस्तु समझा जाता है। दुखी चमार की लाश तक को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आखिरकार पंडित घासीराम भी मजबूर होकर के रस्सी से दुखी चमार के पैर को बांधता है और उसे घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक देता है। इस दृश्य में मुंशी प्रेमचंद जी उस समय के, तत्कालीन समय के द्विज समाज की और गांव की निर्दयता और अमानवीयता की चरम सीमा को दिखा रहे हैं। लेकिन वही सोचने का विषय है कि साहित्य का जो काम है, तो क्या ऐसे दृश्यों से दलित और ब्राह्मण के बीच का जो वैमनस्य है, जो खाई है, वह पटेगी या बढ़ेगी? यह समाज के या हम सबके सोचने का विषय है।
वहीं प्रेमचंद जब लिखते हैं कि चमारी ने भी रो पीट कर चली गई और दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी, तो इस तरह के वाक्य तो बिल्कुल गले से ही नहीं उतर रहे हैं। भाई दलित संस्कृति को अगर आप देखें तो पूरे भारत में दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर के रात भर अपने मुर्दे की रखवाली किया करते हैं। अच्छा, दलित समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, अपने मुर्दे को छोड़ करके, लावारिस छोड़ करके नहीं जाता है। मनुष्य तो मनुष्य, आप जानवर और पक्षियों में भी देखते होंगे। जानवरों में खासतौर से बंदरों को आप लोगों ने देखा होगा, अब पक्षियों में कौवों को आप लोग देखे होंगे कि उनकी जमात से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो पक्षी और वो जानवर घेर करके बैठे रहते हैं, है ना। लेकिन इस कहानी में चूंकि दलितों से संबंधित कहानी है, इसलिए ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे दृश्यों से तो लगता है कि दलित समाज ही बर्बर बना दिया जा रहा है ना। तो दलित समाज क्या, कोई भी समाज इतना बर्बर नहीं होता कि जो अपने मुर्दे को छोड़ करके चला जाएगा। आजीवन चिंतक डॉक्टर धर्मवीर का मानना है कि जब भी भारत पर विदेशी सत्ता काबिज रही है तो दलितों को, शूद्रों को और स्त्रियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और हम सब जानते हैं कि जब सदगत कहानी लिखी जा रही थी तो उस समय विदेशी सत्ता कायम थी, अंग्रेजों की सत्ता थी, है। और अंग्रेजों के समय में सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष और समाज सुधार के लिए आंदोलन बड़े जोरों पर चल रहे थे। लोगों में, यानी हर समाज के अंदर स्वतंत्रता की चेतना जाग चुकी थी। अगर प्रेमचंद चाहते तो दुखी चमार की हत्या पर पंडित घासीराम के खिलाफ चमारों को लामबंद करा सकते थे, एक आंदोलन करा सकते थे, या हत्या के मुकदमे में हत्यारों को जेल भिजवा सकते थे। इसीलिए दलित आलोचकों का कहना है कि शायद प्रेमचंद शास्त्रीय परंपरा के पालन में ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी बात कि दलित समाज ब्राह्मणों को लेकर कभी इतना चेतना शून्य रहा ही नहीं, क्योंकि इतिहास में देखें या हिंदी साहित्य में भी अगर आप देखेंगे कि उसके महापुरुषों की एक लंबी फहरिस्त है ना। उसके महापुरुषों में सदगुरु कबीर हैं, सदगुरु रैदास हैं, फूले हैं, अछूतानंद जी हैं, अम्बेडकर हैं। तो इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनके जो आंदोलन है, हमेशा दलितों को सचेत करते रहे, है ना। यानी इनकी जो विचारधारा है दलितों के स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देती। अब सवाल उठता है कि प्रेमचंद ने इस कहानी में, जो दलित विषय कहानी है, इसमें कोई नायक क्यों नहीं बनाया? क्या इसलिए कि इसका मुख्य पात्र चमार जाति का है? जैसा कि कहानी की शुरुआत में ही कह रहे कि दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। यदि दुखी चमार को नायक बनाया जाता तो शायद यह कथा कुछ और ही होती, क्योंकि नायक होता तो अपने संतों, अपने महापुरुषों के चिंतन के आधार पर संघर्ष करता, विरोध करता और अपने समाज को या किसी भी पाठक को प्रेरणा भी देता और अंततः व्यवस्था परिवर्तन होता। ये शायद गांधीवाद के प्रति अत्यधिक लगाव और अम्बेडकरवाद के प्रति दुराव के कारण प्रेमचंद को दलित नेतृत्व स्वीकार नहीं हो सका था, या कह सकते हैं कि दलित संस्कृति से लेखक की अनभिज्ञता भी एक कारण हो सकती है, जिससे सदगत की कथा नकारात्मक बन पाई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो सदगत को दलित वंश की कथा मानते ही नहीं है, उसे घोर निराशा की कहानी कहते हैं और कहते हैं कि इसमें तो दलित विमर्श का कोई संकेत तक नहीं है, नामो निशान तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, यानी नायक विहीन होने के बावजूद, सदगत कहानी एक बड़ी सामाजिक सच्चाई को हमारे सामने लाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी कफन भी है, जो नायक नायिका विहीन है। उसमें भी
घीसू और माधव है जैसे पात्र हैं जो नायक की जगह शोषित, असहाय, नकारात्मक, निकम्मापन इस तरह से दिखाए जाते हैं। कफन में जहाँ जात के साथ भूख और गरीबी दिखाई गई है, वहीं सदगति में जात के साथ अस्पृश्यता है, छुआछूत की भावना है। इन दोनों कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जब तक समाज की बुनियादी असमानताएं बनी रहेंगी तब तक कोई दलित पात्र नायक नहीं बन सकता। लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। दलितों में कोई न कोई महानायक हर समय में मौजूद रहा है, बस गैर दलितों के साहित्य में उसकी नोटिस नहीं ली जाती थी। अगर कहीं नोटिस ली भी गई है तो उसे अपने अनुसार ढाल करके प्रस्तुत किया गया है। सदगति कहानी में पंडित घासीराम, उसके घर वालों का व्यवहार जितना क्रूर दिखाया गया है, उतना ही प्रेमचंद का नजरिया भी पात्रों के माध्यम से झलकता है। उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है कि कहानी में कि चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को, भ्रष्ट है सब। चमार का रोना मनहूस होता है। इस तरह की बातें प्रेमचंद सीधे पंडित और पंडिताइन के मुंह से कहलवाते हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रेमचंद केवल पात्रों के जरिए सामाजिक सच्चाई दिखा रहे थे या उनके मन में दलितों के प्रति कुछ पूर्वग्रह भी मौजूद थे। ऐसी चीजों को जानने के लिए हमें कुछ और पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी। प्रेमचंद के विचार नामक पुस्तक में, जहां प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि हरिजनों में अभी भी बहुत सी गंदी आदतें हैं, वे शराब पीते हैं, गंदा काम करते हैं और मुर्दा मांस खाते हैं। तो यहाँ पाठक वर्ग पूछ सकता है कि क्या अन्य जातियों में शराब का प्रचलन नहीं है या अन्य जातियों के लोग गंदा काम नहीं करते हैं। दूसरी बात कि मुर्दा मांस खाने के बाद जो प्रेमचंद लिख रहे हैं दलितों के लिए, तो क्या कोई शौक से मुर्दा मांस खाता है? इसके लिए जरूर उस समाज की व्यवस्था जिम्मेदार होती है। इसलिए लोगों का कहना है कि प्रेमचंद किसानों के प्रति जितने संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं, उतना दलितों के प्रति नहीं दिखाई पड़ते। कहानी में दुखी चमार जीवित रहते हुए जितना दुख नहीं झेलता, उससे कहीं अधिक अपमान उसकी लाश को सहना पड़ता है। कुएं तक जाने का रास्ता वहीं से होकर जाता है जहां से दुखी की लाश पड़ी होती थी। गांव के लोग कह रहे हैं कि अरे लाश हटेगी कि नहीं, कोई कुएं का पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। यहाँ जीवित दलित से भी अधिक डर उसकी लाश से दिखाया गया है। यदि प्रेमचंद ने जो दृश्य रचे हैं वो व्यवहारिक यथार्थ से अधिक भयावह और अमानवीय लगते हैं। गोदान में एक जगह जब होली की गाय मर जाती है तो गांव का चौकीदार तुरंत थाने खबर दे देता है और थानेदार आकर मुआयना भी कर देता है। लेकिन सदगति में जब एक चमार मरता है तो चौकीदार उसकी खबर देने की भी जरूरत नहीं महसूस करता है। इसलिए यह तुलना दिखाती है कि दलित की जिंदगी और मौत दोनों ही वर्णवादी समाज की नजर में पशु की अपेक्षा महत्वहीन माने जाते हैं। सदगति कहानी से पता चलता है कि दलित शादी ब्याह में पंडित के घर जाकर मूर्त निकलवाने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि पंडित कभी दलितों के घर मुहूर्त निकलवाने नहीं जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि जाकर के अपने घर लिवाने जा रहा है। दलित विमर्श की कसौटी पर इस दृश्य तो बिल्कुल खरा उतरता ही नहीं, क्योंकि दलित चिंतन की परंपरा में मुहूर्त, गोत्र, कुंडली और ज्योतिष जैसे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी कहा जा सकता है कि इस तरह के शब्द दलित डिक्शनरी के बाहर के शब्द हैं।
डॉक्टर अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड के समय इसी आधार पर दलित संस्कृति और हिंदू संस्कृति को अलग किया था, और इसके लिए उन्होंने 10 आधार दिए थे। उनका कहना था कि जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते वे दलित हैं, किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते, देवों को प्रमाण नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं कराते, और कोई ब्राह्मण उनका पुरोहित नहीं होता आदि। लेकिन इन सारी बातों से अनजान प्रेमचंद इस कहानी में इसके उल्टा ही तो दिखा रहे हैं कि दुखी चमार बहुत निकलवाले पंडित को जा रहा अपने घर बुलाने। ठीक इसके उल्टा है, यानी दलित संस्कृति के उल्टा है। कहानी का अंत सबसे बर्बर है, जब पंडित दुखी की लाश उठाने के लिए उसके पैरों में रस्सी बांधकर घसीटता है और इसे गांव से बाहर ले जाता है, और इसके बाद है ना गिद्ध, कौवे, गीदड़, कुत्ते मिलकर उसकी लाश को नोच रहे हैं। इस तरह का दृश्य क्रूरता और विक्षिप्तता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, व्यवहारिक कहीं से नहीं लगता। अगर देखा जाए तो सचमुच में पक्षी शाम होते ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो जमीन पर नहीं उतरते हैं। और गीदड़ और कुत्ते भी एक साथ किसी शिकार पर नहीं टूटते हैं। कुत्ते को देखते ही गीदड़ भाग खड़े हो जाते हैं, है? और दूसरी बात यह है कि चाहे चमार हो या पंडित हो या कोई और जाति, कोई भी अपने घर के मुखिया की लाश के साथ इस तरह अमानवीय दुर्व्यवहार न होते देख सकता है, न करेगा, जिस तरह प्रेमचंद ने यहां पे दिखाया है। इसी तरह की चीजों को देखते हुए कुछ आलोचकों ने इस पर टिप्पणी की है, जिसमें रत्न कुमार सांभरिया कहते हैं एक जगह, 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों को पानी पीने का मानवाधिकार स्थापित करने हेतु महाड़ में आंदोलन किया। तब से बाबा साहब का आंदोलन बढ़ता गया और गांधी जी पर बाबा साहब तीखा प्रहार करते रहे। गांधी जी की वर्णवादी भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद नहीं थी, और गांधी जी पर प्रहार शायद प्रेमचंद को पसंद नहीं था। इसी कारण 1927 से 1936 तक लिखी प्रेमचंद की दलित कहानियों में दलितों के प्रति उनकी घृणा चरम सीमा पर पहुंची है। यानी चूंकि प्रेमचंद गांधीवादी माने जाते हैं और दलित चिंतन अम्बेडकरवाद से प्रेरणा लेता है, तो ये जमीनी अंतर है जिसके कारण प्रेमचंद इस तरह से लिख पाए थे, आलोचकों का मानना है। एक दूसरे आलोचक है पंडित ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, है ना। उनका कहना है कि प्रेमचंद की ब्राह्मणों के प्रति घृणा उनके कायस्थी मनोभूमि की उपज है, तथा उनकी दलितों के प्रति घृणा उनके सामंती मनोभूमि की उपज है। उनकी ब्राह्मणों के प्रति घृणा के पीछे कायस्थी दर्प है, तो दलितों के प्रति घृणा के पीछे उनका सामंती अहम है। तो इस तरह से आलोचकों ने प्रेमचंद के विषय में, मैंने इस कफन कहानी को लेकर के अपनी टिप्पणियां की हैं। सदगति कहानी में दलितों के प्रति जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसे भी सुनकर दलित आलोचक बिदकते हैं, है ना। वो खुश, कोई भी दलित आलोचक खुश नहीं हो सकता। प्रेमचंद लिखते हैं कि इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, रोने दो चुड़ैलों को, चमार का रोना मनहूस होता है, आदि आदि। कहानी का नाम सदगति है, यानी उसका अच्छा अंत है, या
हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सदगति का अर्थ मोक्ष से लिया जा सकता है, लेकिन कहानी में दुखी की मौत और उसकी लाश की दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है। इसलिए शीर्षक और कथा एक दूसरे के विरोधी दिखाई पड़ते हैं। एक समीक्षक है ठाकुर श्रीनाथ सिंह, उन्होंने तो ऐसे दृश्यों को देख करके प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक तक कहा है ना। उन्होंने इलाहाबाद के गांवों का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने देहात में एक भी पंडित ऐसा नहीं देखा जो चमारों से इतनी घृणा करता हो, और एक भी पंडिताइन ऐसी नहीं देखी जो इस प्रकार पत्थर हृदय हो। खेद है, प्रेमचंद जैसे आदर्शवादी और राष्ट्रीयता का दम भरने वाले लेखक ने भारत के ग्राम्य जीवन का ऐसा भद्दा चित्र उपस्थित किया जो किपलिंग के सिवा और किसी ने नहीं किया। यह प्रसंग मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही में मिलता है, और किपलिंग एक अंग्रेज राइटर थे जिन्होंने इस तरह के दृश्यों को दिखाया है। कहानी सदगति प्रेमचंद की सबसे कठोरतम और नृशंस कहानियों में से एक मानी जाएगी। इसमें दलित जीवन और मृत्यु दोनों अपमान से भरे दिखाई पड़ते हैं। नायकत्व और प्रतिरोध का कहीं कोई स्थान नहीं है। शीर्षक और कथा दोनों में विरोधाभास है। यथार्थ और कल्पना का मिश्रण ऐसा है कि वह कई जगह अविश्वसनीय लगने लगती है। फिर भी इस कहानी का महत्व इसलिए है कि इसने भारतीय गांव की जातिगत असमानता और ब्राह्मणवाद की कठोरता को सामने रखा है। आलोचक चाहे इसे दलित विमर्श की कहानी भले न माने, लेकिन यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जाति आधारित व्यवस्था ने इंसान को इंसान समझने की क्षमता तक छीन ली थी। धन्यवाद।